स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ क्रैकर में। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को पूरी तरह से समझने वाले हैं। अगर आपने मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में जो कुछ हमने सीखा है वो सारा बेसिक नॉलेज इस वीडियो में यूज होने वाला है। अगर वो नहीं समझेगा तो ये नहीं समझेगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 3 टॉपिक। सो फर्स्ट इज ट्रुथ टेबल, सेकंड टॉपिक इज लॉजिकल इक्विवेलेंस और थर्ड टॉपिक का नाम है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। और सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल में क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब इसमें आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा क्वेश्चन में और बोला जाएगा कि इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं वो हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंसेस में हम सीखेंगे हाउ टू प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंसेस यूजिंग ट्रुथ टेबल। मतलब ट्रुथ टेबल की मदद से दो स्टेटमेंट पैटर्न को वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये कैसे बताएं वो हम सीखेंगे। और थर्ड आर्टिकल जिसका नाम है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी, उसमें हम क्या करेंगे, हाउ टू चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। मतलब एक स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया जाएगा, उसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उस बेसिस पर हम बताएंगे कि वो जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया था वो टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिंजेंसी। इन 3 टाइप में से कौन सा टाइप का है। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रुथ टेबल। तो यहां पर एक स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया गया है, P एंड नॉट Q implies नॉट P एंड Q। इसे हम नॉट की बजाय निगेशन भी पढ़ सकते हैं, जैसे P एंड निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P और Q। तो ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो या प्रिपेयर करो। तो इसका ट्रुथ टेबल अगर हमें बनाना है तो वो पूरा बनने के बाद कैसे दिखेगा पहले ये देख लेते हैं। तो ये आपके सामने जो टेबल है जिसमें T और F ट्रुथ वैल्यूज फिलअप किए गए हैं, ऐसा ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करना है। लेकिन ये ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हमें डिसाइड करना है कि इसका साइज क्या होगा। साइज का मतलब इसमें रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, पहले हम वो डिसाइड कर लेंगे ताकि हमें आइडिया आ जाए कि हमें कितना बड़ा ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है और उसमें ट्रुथ वैल्यूज को तो बाद में फिलअप करेंगे। तो रो और कॉलम में से पहले हम देखेंगे कि इसमें रोज कितने हैं, वो कैसे डिसाइड करें। हाउ मेनी रोज वी हैव टू ड्रॉ। तो उसके लिए हमें करना क्या है, बेसिक स्टेटमेंट्स को काउंट करना है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ बेसिक स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया जाएगा उसमें बेसिक स्टेटमेंट्स अगर एक ही है तो 2 पावर 1 रोज, मतलब हमें सिर्फ 2 रोज बनाने हैं, मतलब एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर उसमें 2 स्टेटमेंट्स रहते हैं तो 2 पावर 2 मीन्स 4 रोज हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा बड़ा टेबल रहेगा। और अगर उसमें 3 बेसिक स्टेटमेंट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल P, Q, R इस तरह से, तो 3 स्टेटमेंट्स के लिए हमें 2 पावर 3 मतलब 8 रोज वाला टेबल, थोड़ा बड़ा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और अगर 4 स्टेटमेंट्स रहते हैं तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पावर 4 मीन्स 16 रोज वाला टेबल, यानी काफ़ी बड़ा टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन आप टेंशन ना ले, क्योंकि इतना बड़ा टेबल आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 रो वाला टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है। सो इन जनरल फॉर n स्टेटमेंट्स वी ड्रॉ 2 raised to power n रोज। मतलब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है कि कितने स्टेटमेंट्स है तो कितना बड़ा वो टेबल बनेगा, ये हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल पहला यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न है P एंड नॉट Q implies नॉट P और Q।
सेम एग्जाम्पल लिया मैंने। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कितने यहाँ पे बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। तो दिख रहे हैं कि दो ही है, एक है P और दूसरा है Q। रिपीट हुए डजेंट मैटर, रिपीट भी होते हैं तो आपको एक बेसिक स्टेटमेंट को एक ही बार काउंट करना है। तो P और Q ऐसे यहाँ पर दो स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट्स हैं और इसीलिए इसका जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो उसमें 4 रोज रहेंगे। 4 रोज मतलब इनके जो ट्रुथ वैल्यूज के पॉसिबिलिटीज है वो 4 रहेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखिए आपको पूरा ढूंढने पर भी एक ही स्टेटमेंट नजर आ रहा होगा जिसका नाम है P। तो एक ही स्टेटमेंट होने के कारण इसका जब आप टेबल बनाओगे तो उसमें सिर्फ 2 रोज रहने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए P Q R 3 यहाँ पर स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, इसलिए इसका जब स्टेटमेंट पैटर्न का जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो उसमें टोटल 8 रोज रहने चाहिए। और ये एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि अगर 4 स्टेटमेंट रहते हैं, जैसे इसमें P Q R S ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो वो 2 पावर 4 में 16 रोज वाला टेबल रहेगा। ओके, तो ये जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में ये गलती अक्सर करते हैं कि 4 रो वाला टेबल बनाने को पूछा है तो 8 रो वाला बना दिया, या 8 रो वाला टेबल पूछा है तो 4 रो वाला बना दिया। वो देखकर तो आपको डायरेक्टली 0 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपको 4 रो वाला टेबल बनाना है या 8 रो वाला टेबल बनाना है। तो रोज का हो गया। अब देखते हैं कि किसी टेबल में कॉलम्स कितने बनाने हैं वो कैसे डिसाइड करें। ये भी हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं और उसका तरीका ये है कि मान लेते हैं ये स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया है और इसका ट्रुथ टेबल हमें बनाना है। तो इसमें बेसिक स्टेटमेंट्स कितने हैं, फिर से वही बात हमें काउंट करनी है। तो इसमें बेसिक स्टेटमेंट्स है 2, P और Q। रिपीट भी हुए तो भी एक ही बार काउंट करना है। और इसके अलावा हमें एक और चीज काउंट करनी है, वो है सिंबल्स। सिंबल्स मीन्स लॉजिकल कनेक्टिव्स, जैसे कि एंड, और, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, ये सब लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो ये सिंबल्स कितने हैं और इसके अलावा निगेशन के साइन कितने हैं वो भी सिंबल्स है, वो भी हमें काउंट करना है। तो टोटल स्टेटमेंट्स यहां पर हो गए 2 और सिंबल्स यहां पर हो गए 5, तो इनका टोटल होता है 7। और इसीलिए जब आप इस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का टेबल बनाओगे तो उसमें 7 होने चाहिए। अब ये चेक करना जरूरी नहीं है, बनाते बनाते भी टेबल बन जाता है, लेकिन पूरा टेबल बनने के बाद भी आप ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कितने कॉलम्स बनाए और उतने ही बनाने चाहिए थे या नहीं। तो ये एक चेक करने के लिए भी एक तरीका हो सकता है। ओके, लेकिन रोज कितने बनाना है, 4 रोज या 8 रोज, ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करने के लिए पहला एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब नीचे एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा और इसका ट्रुथ टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। तो पहले तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में आपने उस स्टेटमेंट पैटर्न को पहले लिख लेना चाहिए ताकि वो आपके सामने रहे। अब इसके बाद हमने देखा था कि इसमें बेसिक स्टेटमेंट्स कितने हैं वो काउंट करना है। तो इसमें बेसिक स्टेटमेंट्स है P और Q, मतलब 2, और 2 स्टेटमेंट्स होने के कारण 2⁻², मतलब 4 रोज वाला एक टेबल हमें ड्रॉ करना है। लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 की बजाय मैंने 6 रोज को ड्रॉ किया है, तो ये 2 एक्स्ट्रा क्यों? तो नीचे के 4 तो ट्रुथ वैल्यूज के लिए है, लेकिन ऊपर के जो 2 रोज है उसमें से पहला रो मैंने कॉलम नंबर्स देने के लिए रखा है और जो दूसरा रो है वो कॉलम हेडिंग्स के लिए। अभी आपको समझ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला और दूसरा जो रो है वो बेसिक स्टेटमेंट्स के लिए रखना है। सो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 इज फॉर द बेसिक स्टेटमेंट्स P एंड Q। अब इसके बाद के जो कॉलम्स है वो हम रखते हैं निगेशंस के लिए, अगर निगेशन का साइन है तो यहां पे आपको दिख रहा है कि निगेशन का साइन है, तो निगेशन ऑफ P है क्या वो देखना है आपने पहले। अगर निगेशन ऑफ P है तो नेक्स्ट कॉलम निगेशन ऑफ P के लिए रहेगा, और अगर उसमें निगेशन ऑफ Q है
तो नेक्स्ट कॉलम निगेशन ऑफ क्यू के लिए रहेगा। अगर दोनों हैं तो दोनों के लिए आपको कॉलम्स रखने हैं, ड्रॉ करने हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। और अगर दो में से एक ही स्टेटमेंट को आपको निगेशन का साइन दिखता है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के निगेशन के लिए वो एक कॉलम यहाँ पर आएगा। और अगर निगेशन का साइन बिल्कुल भी नहीं दिखता है तो ये जो निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू है, ये वाले कॉलम्स टेबल में ड्रॉ ही नहीं करना है। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें अब ब्रैकेट्स को देखना है। छोटे छोटे ब्रैकेट्स के लिए आपको पहले कॉलम ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर दो छोटे ब्रैकेट्स है, एक है एम्प्लाइज के पहले और एक है एम्प्लाइज के बाद। तो एम्प्लाइज के पहले है पी एंड नॉट क्यू, तो पी एंड नॉट क्यू के लिए हमारा कॉलम नंबर 5 आएगा। और उसके बाद है एम्प्लाइज के बाद छोटा ब्रैकेट है जिसमें लिखा है नॉट पी और क्यू, तो कॉलम नंबर 6 आएगा नॉट पी और क्यू के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। अब कॉलम नंबर 5 में पी एंड नॉट क्यू के ट्रुथ वैल्यूज क्या रहेंगे वो हमें दिखने वाले हैं, और कॉलम नंबर 6 में नॉट पी और क्यू के ट्रुथ वैल्यूज हमें दिखने वाले हैं। जब इन दोनों के ट्रुथ वैल्यूज का हमें पता चल जाएगा तब हम दोनों को इम्प्लाइज की मदद से ज्वाइन करके उस पूरे बड़े स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ वैल्यूज का भी पता लगा सकते हैं। इसलिए कॉलम नंबर 7 जो है द लास्ट कॉलम, उसमें आप अब गिवन स्टेटमेंट पैटर्न को लिख सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क जो है ट्रुथ वैल्यूज को फिलअप करना। तो सबसे पहले है कॉलम नंबर 1 जिसका नाम है P। तो टोटल 4 रोज है। तो अब आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप ट्रुथ वैल्यूज के सारे पॉसिबिलिटीज को बिना किसी मिस्टेक और बिना किसी कंफ्यूजन के फिलअप कर सकते हो। तो कॉलम नंबर P जो है, कॉलम नंबर 1 जो है जिसमें P लिखा हुआ है, तो 4 रोज को क्या करना, आधा कर देना। तो 4 का आधा होता है 2, इसलिए हम क्या करेंगे 2 ट्रू और 2 फॉल्स लिखेंगे कॉलम नंबर P में। 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब 2 का आधा करना जो कि होता है 1, तो कॉलम नंबर Q में क्या आएगा, 1 ट्रू 1 फॉल्स आएगा। लेकिन कॉलम अगर आधा फिल होता है, आधा रह जाता है, तो आपको वही रिपीट करना है, मतलब TF ऐसा 2 बार ये रिपीट होगा। और अगर ये बड़ा टेबल आपको ड्रॉ करना है 8 रोज या 16 रोज वाला, तो उसमें भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं नॉट पी। थर्ड कॉलम इज नॉट पी। अब नॉट पी किस पे डिपेंड रहेगा, ऑफ कोर्स पी के ऊपर। पी अगर ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स होता है, पी अगर फॉल्स है तो नॉट पी ट्रू होता है। तो पी का कॉलम आपको देखना है और उसको देखकर नॉट पी के कॉलम को फिलअप करना है। तो P वाले कॉलम में हमें दिख रहा है TTFF, इसलिए नॉट P वाले कॉलम में आएगा FFTT। उसके बाद सेम नॉट Q के लिए, नॉट Q का कॉलम डिपेंड रहेगा कॉलम नंबर 2 पे, मतलब Q के ऊपर। तो Q में क्या था देखिए, TF और इसलिए नॉट Q में क्या आएगा, FT नहीं, FT। अब नेक्स्ट है कॉलम नंबर 5। अब कॉलम नंबर 5 में देखिए ध्यान से, कॉलम हेडिंग क्या है, P एंड नॉट Q। तो ये किस पर डिपेंड है, इसके ट्रुथ वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ऑफ कोर्स P के ऊपर और नॉट Q के ऊपर, इन दोनों पर। और बीच में कौन सा सिंबल है, एंड का। और एंड में हमने क्या देखा था कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तब ये पूरा कंजंक्शन ट्रू होता है। एंड से जुड़े हुए 2 स्टेटमेंट्स को हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो आपको कॉलम नंबर P और कॉलम नंबर नॉट Q, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4, सिर्फ इन दोनों कॉलम्स पे कंसंट्रेट करना है और बाकी के कॉलम्स को इग्नोर करना है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों भी कॉलम्स में ट्रू कहां पर है। तो मुझे यहाँ सेकंड पोजीशन पे दोनों भी कॉलम में ट्रू नजर आ रहा है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आपको लिखना है T। एंड ऑफ कोर्स बाकी सभी जगह पर क्या आएगा, F, क्योंकि बाकी कहीं पे भी T नहीं आ सकता। और सेम कॉलम नंबर 6 में हमें क्या करना है, नॉट P और Q है। तो ये कौन से कॉलम्स की मदद से हम इसके ट्रुथ वैल्यू का पता लगाएंगे, वो है नॉट P और दूसरा है Q। इन दोनों कॉलम्स की मदद से हमें कॉलम नंबर 6 के ट्रुथ वैल्यूज को फिलअप करना है। सो नॉट P और Q मतलब कॉलम नंबर 3
एंड कॉलम नंबर 2। इन दोनों कॉलम्स में हमें क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में है और इसीलिए हमें देखना है कि दोनों भी कॉलम्स में F कहां पर है। तो सेकंड पोजीशन पे ही दोनों कॉलम में F नजर आ रहा है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आएगा F, क्योंकि F और F होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, इसलिए बाकी सभी जगह पे आएगा T। और अब हमें फिलअप करना है कॉलम नंबर 7, जो किसके किसके ऊपर डिपेंड है, वो उसका कॉलम हेडिंग बता रहा है कि ये P एंड नॉट Q मतलब कॉलम नंबर 5 और नॉट P और Q मतलब के कॉलम नंबर 6, इन दोनों कॉलम्स पे ये डिपेंड है। और दोनों के बीच में इंप्लाइज का साइन है, और इंप्लाइज के साइन में क्या होता है, जब ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होता है तभी हम फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज ट्रू लिखते हैं। तो आप देखिए कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 6 की तरफ TF कहां पर नजर आ रहा है। तो आपको सिर्फ कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 पे कंसंट्रेट करना है और बाकी सारे कॉलम्स को इग्नोर करना है फिलहाल। तो TF दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे, इसलिए सेकंड पोजीशन पे F आएगा, क्योंकि ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, इसलिए बाकी सभी जगह पे ट्रू आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। तो इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी। So same question is construct the truth table for the following statement, and statement is now P and Q or not Q implies P। अब इसमें भी हम पहले तो गिवन स्टेटमेंट को लिख लेंगे, उसके बाद दो स्टेटमेंट्स है, इसलिए 4 रोज वाला और ऊपर में 2 एक्स्ट्रा रोज फॉर कॉलम नंबर्स एंड कॉलम हेडिंग्स। और पहला और दूसरा रो हम बनाएंगे बेसिक स्टेटमेंट्स के लिए, जो कि है P और Q। अब इसमें आपको निगेशन ऑफ Q भी नज़र आ रहा है, इसलिए थर्ड कॉलम रहेगा निगेशन ऑफ Q के लिए, और उसके बाद के कॉलम्स रहेंगे फिर ब्रैकेट्स के लिए। सो पहले ब्रैकेट में है P एंड Q, तो उसके लिए एक कॉलम, और एक ब्रैकेट में है नॉट Q इम्प्लाइज P, तो उसके लिए हम एक कॉलम रखेंगे। और अब छोटे छोटे ब्रैकेट्स तो हो गए, अब हम पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसको सेपरेटली एक लास्ट कॉलम दे सकते हैं। तो अब फिलअप करते हैं ट्रुथ वैल्यूज़। सो फर्स्ट कॉलम के ट्रुथ वैल्यूज़ रहेंगे TT FF, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स। सेकंड कॉलम के TF एंड नॉट Q इज द निगेशन ऑफ Q, इसलिए उसमें आएगा FT। P एंड Q में देखिए P और Q इन दोनों कॉलम्स में दोनों ट्रू कहाँ हैं, क्योंकि एंड होने के कारण हम दोनों ट्रू कहाँ हैं वही देखते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे दोनों ट्रू है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे ट्रू आएगा और बाकी जगह पे फॉल्स आएगा। एंड कॉलम नंबर 5 इज निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, तो निगेशन ऑफ Q मीन्स कॉलम नंबर 3 एंड P मीन्स कॉलम नंबर 1, सो 3 इम्प्लाइज 1। इस डायरेक्शन में हमें देखना है TF कहाँ है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, 3 से 1 की तरफ, इस डायरेक्शन में TF देखना है। ओके, तो TF देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है FT, 3 to 1 अगर देखते हैं तो। सेकंड पोजीशन पे है TT, थर्ड पोजीशन पे है FF, और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है TF, इसलिए यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे फॉल्स आएगा और बाकी सब ट्रू आएंगे, क्योंकि इम्प्लाइज में TF रहा तो F आता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है। एंड द लास्ट कॉलम इज द डिसजंक्शन ऑफ कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5, और डिसजंक्शन में हम दोनों फॉल्स कहाँ हैं वो देखते हैं। सो लास्ट वाले पोजीशन पे दोनों फॉल्स है, इसलिए लास्ट वाली ट्रुथ वैल्यू आएंगी फॉल्स और बाकी सारे ट्रुथ वैल्यूज आएंगे ट्रू। तो 4 रोज वाले मतलब छोटे टेबल्स के हम 2 एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, और अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 8 रोज वाले टेबल का, मतलब बड़े टेबल का। सो ट्रुथ टेबल हैविंग 3 बेसिक स्टेटमेंट्स। So question is same, construct the truth table for the following statement pattern or statement.
and now statement is P and Q implies not P or R। अब इसमें R भी है, R होने की वजह से अब ये स्टेटमेंट 3 बेसिक स्टेटमेंट से बना हुआ है और इसीलिए इसमें 3 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, तो 2 पावर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रुथ वैल्यूज रहेंगी, मतलब कि 8 पॉसिबिलिटीज रहेंगी ट्रुथ वैल्यूज को लेकर। इसलिए हमें जो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है वो 8 रोज वाला रहेगा। तो सॉल्यूशन में हम पहले गिवन स्टेटमेंट पैटर्न को लिख लेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि कितने रोज का ये टेबल रहेगा, छोटा रहेगा या बड़ा टेबल रहेगा। तो 3 बेसिक स्टेटमेंट्स होने की वजह से ये बड़ा टेबल रहेगा, मतलब 8 रोज वाला। और ऊपर के दो रोज हमें एक्स्ट्रा में रखने हैं, कॉलम नंबर और कॉलम हेडिंग्स के लिए। कॉलम नंबर फिलहाल के प्रॉब्लम्स के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आगे के जो प्रॉब्लम्स है लॉजिकल इक्विवेलेंस नाम के आर्टिकल में, उसमें कॉलम नंबर जरूरी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक स्टेटमेंट्स के लिए 3 कॉलम्स यहां पर हमें रखने पड़ेंगे, वो है P, Q एंड R। सो कॉलम नंबर 1, 2, 3 P, Q, R के लिए हो गया। और अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से किसका निगेशन यहां पर है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, तो नेक्स्ट कॉलम रहेगा निगेशन ऑफ P के लिए। अब इसमें अगर निगेशन ऑफ Q होता था या निगेशन ऑफ R भी रहता था तो उनके भी कॉलम यहाँ पर हम ड्रॉ करते थे, लेकिन नहीं है, इसलिए उनके कॉलम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट हम छोटे छोटे ब्रैकेट्स को देखते हैं, उनको कॉलम हेडिंग्स में रखते हैं। सो यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट है P एंड Q, तो नेक्स्ट कॉलम रहेगा P एंड Q के लिए, इस छोटे ब्रैकेट के लिए। और उसके बाद इम्प्लाइज के बाद एक ब्रैकेट है जिसमें लिखा है नॉट P और R, तो उसके लिए हमें एक कॉलम को रखना है। इसका कॉलम हेडिंग रहेगा नॉट P और R। और अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है इम्प्लाइज की मदद से, जिससे पूरा का पूरा गिवन स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पर कवर हो जाएगा। कॉलम नंबर 7 में P एंड Q इम्प्लाइज नॉट P और R। तो अब फिलअप करते हैं ट्रुथ वैल्यूज को। तो मैंने आपको तरीका बताया था, वही तरीका अब यहाँ पर फॉलो करना है बड़े टेबल के लिए भी। तो सबसे पहले हम कॉलम नंबर 1 के ट्रुथ वैल्यूज को फिलअप करेंगे, जिसमें टोटल 8 रोज होने के कारण हम 8 का आधा करेंगे, वो होता है 4। तो 8 में से हमें करना क्या है, 4 ट्रू और 4 फॉल्स। तो TT आएगा 4 इसमें, और उसके बाद आएगा FF 4 जगह पे। सो TT TT FF FF, इस तरह से कॉलम नंबर P को, कॉलम नंबर 1 को आपको फिलअप करना है। अब 4 ट्रू 4 फॉल्स हो गए। अब 4 का आधा कर दो, 2 ट्रू 2 फॉल्स, मतलब सेकंड कॉलम जिसका हेडिंग है Q, उसमें हमें लिखना है 2 ट्रू और 2 फॉल्स। अब अगर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया और कॉलम बाकी है, बॉक्सेस खाली है, तो आपको यही रिपीट करना पड़ेगा, मतलब TT FF TT FF। और उसके बाद है नेक्स्ट बेसिक स्टेटमेंट है वो भी R। तो हम अभी 2 ट्रू 2 फॉल्स हमने लिखा, अब 2 का आधा कर दो, 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 1 ट्रू और 1 फॉल्स लिखना है और इसको बार बार रिपीट करना है जब तक वो कॉलम खत्म नहीं हो जाता। सो TF 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 TF, इस तरह से बेसिक स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यूज हम फिलअप कर चुके हैं, जिसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं। आप देख सकते हो, तीनों ट्रू 3 फॉल्स, उसमें से 2 ट्रू और 1 फॉल्स, या फिर 2 फॉल्स और 1 ट्रू, ये सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कवर हो चुके हैं। कोई रिपीट नहीं हुआ और कोई छूट भी नहीं गया। ओके, तो यहाँ पे बिना मिस्टेक और बिना कंफ्यूजन के इस तरीके से आप पूरे 8 ट्रुथ वैल्यूज के पॉसिबिलिटीज को फिलअप कर सकते हो। और नेक्स्ट कॉलम है नॉट P। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है P के ऊपर। तो P के ट्रुथ वैल्यूज है, पहले 4 बार वो ट्रू था और उसके बाद 4 बार वो फॉल्स था। तो अभी क्या होगा, अभी उसका उल्टा होगा, क्योंकि निगेशन है, तो इसमें 4 बार रहेगा फॉल्स और उसके नीचे 4 बार रहेगा ट्रू। इसके बाद का कॉलम देखिए, इसका कॉलम हेडिंग है P एंड Q। तो इसमें हमें कौन से कॉलम की मदद लेनी है, ऑफ कोर्स कॉलम नंबर 1 P एंड कॉलम नंबर 2 Q, क्योंकि P एंड Q है, और बाकी के कॉलम्स को आपको करना है इग्नोर। अब बीच में एंड होने की वजह से हम क्या देखेंगे कि इन दोनों कॉलम्स में ट्रू कहाँ है, मतलब दोनों भी ट्रू कहाँ है।
सो फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन पे ये दोनों ट्रू है, और बाकी देखिए आप कहीं पर भी ट्रू नहीं है, इसलिए पहले और दूसरे पोजीशन पर क्या आएगा, ट्रू आएगा, और बाकी सभी जगह पर आएगा फॉल्स। एंड सिमिलर केस इज कॉलम नंबर 6। तो पहली बार है ये सेकंड पोजीशन पे, इसलिए सेकंड पोजीशन पे फॉल्स आएगा, और उसके बाद ये है फोर्थ पोजीशन पे, इसलिए फोर्थ पोजीशन पर भी एफ आएगा, और बाकी कहीं पर भी दोनों फॉल्स नहीं है, इसलिए बाकी सभी जगह पर टी आएगा। ओके, अब पढ़ते हैं कॉलम नंबर 7 की तरफ, और कॉलम नंबर 7 में आप देखिए इम्प्लाइज का साइन है, तो इम्प्लाइज का साइन होने की वजह से हम कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 इन दोनों में टी एफ कहाँ है उसी ऑर्डर में देखना ज़रूरी है। तो टी एफ यहाँ पर नज़र आ रहा है ओनली सेकंड पोजीशन पे, तो सिर्फ वहाँ पर एफ आएगा और बाकी सभी जगह पे टी आएगा। ओके, तो इस तरह से ड्रॉ करना है हमें बड़ा वाला टेबल, मतलब जिसमें 8 रोज होते हैं, 8 पॉसिबिलिटीज होते हैं ट्रुथ वैल्यूज के, और 3 बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ट्रुथ टेबल को बनाते कैसे है ये तो हमने सीख लिया, अब इसका यूज क्या है, मतलब ट्रुथ टेबल को बनाकर हम और क्या क्या कर सकते हैं ये अब देखेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज लॉजिकल इक्विवेलेंस, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, दो स्टेटमेंट पैटर्न्स को इक्विवेलेंट बताने वाले हैं, मतलब प्रूव करने वाले हैं कि दो अलग अलग दिखने वाले स्टेटमेंट पैटर्न्स इक्विवेलेंट होते हैं। और इक्विवेलेंट होते हैं मतलब जब इधर वाला ट्रू है तो इधर वाले को भी सेम टाइम पे ट्रू रहना पड़ेगा, और जब फॉल्स है तो दोनों भी साइमल्टेनियसली फॉल्स रहेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि ट्रुथ टेबल की मदद से आप इस लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव कीजिए। सो लॉजिकल इक्विवेलेंस है P implies Q is equivalent to not P और Q। मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है P implies Q, और राइट हैंड साइड का कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है not P और Q, और बीच में जो साइन है वो बता रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स की या ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू एट अ टाइम सेम होती है। मतलब अगर ट्रू रहेंगे तो दोनों भी ट्रू रहेंगे, और अगर फॉल्स रहती है तो दोनों की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स ही रहती है, और एक ट्रू और तो दूसरा फॉल्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो हम ट्रुथ टेबल की मदद से इसे प्रूव कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो पहले तो हम जो लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है उसको लिख लेंगे, फिर हम एक टेबल बनाएंगे हमेशा की तरह, जिसमें हम पूरे लॉजिकल इक्विवेलेंस में जितने भी बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए सेपरेटली कॉलम्स दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर है P और Q। उसके बाद हम देखेंगे निगेशन है क्या, किसी बेसिक स्टेटमेंट का निगेशन यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है निगेशन ऑफ P, तो उसके लिए आएगा थर्ड कॉलम निगेशन ऑफ P। और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे और राइट हैंड साइड के लिए सेपरेट कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर तो हम सेपरेट कॉलम बना सकते हैं इसलिए डायरेक्टली बना लेंगे, पर किसी किसी प्रॉब्लम में आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायरेक्टली एक कॉलम नहीं बना सकते। अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा स्टेटमेंट पैटर्न है तो उसका एक कॉलम आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके छोटे छोटे स्टेटमेंट्स या छोटे छोटे ब्रैकेट्स के लिए आपको पहले सेपरेटली कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे, और उन कॉलम्स की मदद से आप फिर लेफ्ट हैंड साइड का एक कॉलम बना पाओगे, और सेम राइट हैंड साइड के लिए भी। सो ये वाला सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए डायरेक्टली एक एक कॉलम बना सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट बना दिए, कॉलम नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉलम नंबर 5 राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिलअप करते हैं ट्रुथ वैल्यूज। सो पहला और दूसरा कॉलम भरने का, फिल करने का तरीका पहले जैसे ये सेम टू सेम TTFF, और Q वाले कॉलम को हम भरेंगे TF। ओके, 2 ट्रू 2 फॉल्स, उसके बाद एक ट्रू एक फॉल्स। अब निगेशन ऑफ P ये डिपेंड करता है P के ऊपर, मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर P के ट्रुथ वैल्यूज़ है TTFF तो निगेशन ऑफ P के ट्रुथ वैल्यूज़ रहेंगे FFTT। ओके, अपोजिट रहेंगे। अब कॉलम नंबर 4 में है P implies Q,
इसलिए हम P कॉलम से Q कॉलम की तरफ देखेंगे कि TF कहाँ है। तो TF है सेकंड पोजीशन पे, इसलिए सेकंड पोजीशन पर आएगा फॉल्स और बाकी सब आएंगे ट्रू। अब कॉलम नंबर 5 को फिलअप करना है हमें, सो उसमें है निगेशन ऑफ P और Q। सो निगेशन ऑफ P मतलब कॉलम नंबर 3 और Q मतलब कॉलम नंबर 2 और उनके बीच में है और, इसका मतलब हमें इन दोनों कॉलम्स में हमें फॉल्स, दोनों भी कॉलम्स में फॉल्स कहाँ है ये ढूंढना है। सो कॉलम नंबर 2 और 3 में देखिए आप कि दोनों भी जगह फॉल्स सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, और बाकी सभी जगह पर हम लिखेंगे ट्रू क्योंकि दोनों फॉल्स, बाकी कहीं नहीं है। अब आप कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 को देख सकते हो कि दोनों के ट्रूथ वैल्यूज़ सेम टू सेम हैं। जब कॉलम नंबर 4 में ट्रू है तो उसी जगह पे कॉलम नंबर 5 में भी ट्रू है, और जब कॉलम नंबर 4 में फॉल्स लिखा है तो कॉलम नंबर 5 में भी फॉल्स लिखा है। सो कॉलम नंबर 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल एंड दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम column numbers 4 and 5 P implies Q is equivalent to not P और Q। ओके, तो इस तरह से जिन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें इक्विवेलेंट बताना है उन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए आपको दो सेपरेट कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे और उनके ट्रुथ वैल्यूज़ सेम टू सेम आने चाहिए। तो अगर वो दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल आते हैं तो वो दोनों ट्रुथ वैल्यूज़ भी इक्विवेलेंट माने जाएंगे। बस यही लॉजिक है इसका। तो अब पढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। तो इस आर्टिकल में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखते हैं टॉटोलॉजी का मतलब क्या है। सो द स्टेटमेंट पैटर्न विच इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ बेसिक स्टेटमेंट्स। मतलब जो बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं ना, P, Q, R, 2 या 3 कितने भी हो, उनकी कितने भी पॉसिबिलिटीज हो, 4 या 8 या 16, उनके चाहे कितने भी पॉसिबिलिटीज हो, लेकिन गिवन स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू रहनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ट्रुथ टेबल आपको नजर आ रहा होगा जो P एंड Q इंप्लाइज Q और R इस स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ किया गया है। इस वाले स्टेटमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट वाले कॉलम में आपको इस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू दिखती है। तो ये ट्रुथ टेबल तो आप खुद भी बना सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये कैसे बनाएं। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि P, Q, R इन बेसिक स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यूज यहाँ पर 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन से नजर आ रहे हैं। कभी तीनों ट्रू है, कभी तीनों फॉल्स है, कभी उनमें से एक ट्रू है बाकी के 2 फॉल्स है, या वाइस वर्सा। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू लास्ट कॉलम में आपको जो दिखाई दे रही है वो हमेशा ट्रू ही आई है, फॉल्स एक भी बार नहीं आया। और इसलिए हम इस टेबल को इस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न को हम टॉटोलॉजी मानते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को टॉटोलॉजी बोलते हैं। और आपको फर्स्ट वीडियो में याद होगा कि स्टेटमेंट की हमने 2 टाइप्स किए थे। द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। सो यहाँ पे आपको लास्ट कॉलम में दिख ही रहा है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो ऑलवेज ट्रू टाइप का स्टेटमेंट होने की वजह से हम इसे टॉटोलॉजी बोलेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। तो जब लास्ट कॉलम जब इस तरह से आए सारे के सारे ट्रू, तब आपको ये सेंटेंस लिखना है कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी। ये आपका कंक्लूजन रहेगा और ये सेंटेंस लिखना जरूरी है। इसको सेपरेटली 1 मार्क दिया जाता है। एंड नेक्स्ट टाइप इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन ऐसी है कि द स्टेटमेंट पैटर्न विच इज ऑलवेज फॉल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द बेसिक स्टेटमेंट्स। मीन्स बेसिक स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यूज चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू अगर फॉल्स ही रहती है तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को या स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेबल आपके सामने है, इसमें लास्ट कॉलम देखिए, लास्ट कॉलम में सारे के सारे ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स आए हैं, एक भी बार ट्रू नहीं आया, और इसीलिए हम हमारा कंक्लूजन लिखेंगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न था ये कॉन्ट्राडिक्शन था। ओके, एंड सिमिलर इज कंटिजेंसी, द लास्ट टाइप। इसमें हम क्या बोलेंगे? द स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन।
मतलब इसमें सारे के सारे ट्रू नहीं आते हैं और सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स भी नहीं आते हैं, तो इसमें मिक्स होते हैं, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स। अब कितने ट्रू और कितने फॉल्स इट डजंट मैटर, एक ट्रू बाकी सारे फॉल्स ऐसा भी चलता है, या फिर एक फॉल्स बाकी सारे ट्रू ऐसा भी चलता है, या फिर आधे ट्रू आधे फॉल्स ऐसा भी चलता है। ओके, प्रोपोर्शन क्वांटिटी ऑफ ट्रू फॉल्स ट्रूथ वैल्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस इसमें सारे के सारे ट्रू नहीं है और सारे के सारे फॉल्स भी नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को या ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंटिंजेंसी। सो ऐसा अगर रिजल्ट आपका लास्ट कॉलम में दिख रहा है तो आप कंक्लूजन में लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटिंजेंसी। ओके, तो यहां पर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2 के लिए जो भी नॉलेज आपको चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया है। तो अब आप एक्सरसाइज 1.2 मींस सेकंड एक्सरसाइज को आप अभी खुद सॉल्व करके देखो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं इस वीडियो के आगे का जो पार्ट है उसमें एक्सरसाइज के आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो आंसर्स के लिए आगे का वीडियो देखिए या फिर इस वीडियो को यहीं पर रोककर आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।